हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने द्रव अवस्था के बारे में देखा था। अब देखेंगे द्रवों के गुण के बारे में। तो सबसे पहले उसका जो गुण है वो रहता है उसका घनत्व, माने कि जो द्रव के अणु रहेंगे उनका घनत्व गैस के अणुओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्योंकि द्रव के अणु गैस की तुलना में पास पास रहते हैं। दूसरा है संपीड्यता। संपीड्यता माने कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है, माने कंप्रेस करने की क्षमता। तो जो गैस की तुलना में द्रव बहुत अधिक संपीड्य नहीं होता है, कम संपीड्य होता है, क्योंकि जो गैस रहेगा वो ज़्यादा संपीड्यता पाई जाएगी, उनको ज़्यादा हम लोग प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो द्रव रहेगा उसमें संपीड्यता का मान कम रहता है और कम संपीड्य होते हैं। इसका कारण ये है कि जो द्रव के अणुओं के बीच रिक्त स्थान कम पाया जाता है, माने कम जगह पाया जाएगा तो कम उसको दबा पाएंगे, लेकिन ज़्यादा खाली खाली जगह है तो उसको आसानी से हम लोग दबा सकते हैं। तो जो संपीड्यता का मान है द्रव के लिए गैस की तुलना में कम होता है। तीसरा रहता है विसरण। विसरण का मतलब है कि जो द्रव में विसरण की गुण पाया जाएगा लेकिन गैस की तुलना में कम पाया जाएगा। जैसे हम लोग अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी खुशबू थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में फैल जाती है, माने अगरबत्ती का धुआं अगरबत्ती से निकलने के बाद धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे कमरे में फैलता है, उसी को बोला जाता है विसरण। माने कि गैस में बहुत अधिक विसरण का गुण पाया जाता है, लेकिन गैसों की तुलना में जो द्रव रहेगा उसमें विसरण की गति बहुत धीमी रहेगी। और द्रव अवस्था में जो अणु रहते हैं अपने पास वाले अणु से बार बार टकराते हैं, और बार बार टकराने के कारण उसमें बाधा का मान, माने टकराएंगे तो बाधा उत्पन्न होगी, डिस्टरबेंस उत्पन्न होगा, तो बाधा का मान बढ़ जाता है द्रव के अणु में। लेकिन गैस के अणु के लिए बाधा का मान कम रहता है, तो बाधा ज़्यादा होगी द्रव में। बार बार टकराएंगे पास पास रहेंगे तो बाधा का मान ज़्यादा होगा, तो खाली जगह कम मिलेगा, तो फैलने के लिए जगह भी कम मिलेगा, तो विसरण का मान भी कम पाया जाएगा। अगला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब है कि किसी द्रव को, कोई भी द्रव, दूध, पानी, तेल, ग्लिसरीन, कोई सा भी द्रव लिक्विड लेंगे, उसको हम लोग खुले बर्तन में रखेंगे या फिर खुले पात्र में रखेंगे, तो कुछ समय के बाद वह क्या होता है, गायब हो जाता है या फिर लुप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण कहलाएगी। माने धूप में या फिर खुले वातावरण में रखेंगे तो अगर ज़्यादा धूप है तो जल्दी वाष्पित होकर के पानी सूख जाता है उसमें का। अगर कम पानी है तो बहुत ज़्यादा भर देंगे तब खत्म नहीं होगा। हल्का हल्का पानी किसी बर्तन में है तो धूप में रखेंगे तो उसका पानी वाष्पित होकर के सूखा हो जाता है। उसी प्रकार अगर थोड़ा ज़्यादा है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो वही है, खुले में रखने पे उसका जो द्रव रहेगा वो वाष्पित होकर के वाष्प बन करके वातावरण में, वायुमंडल में चला जाएगा और हमारा पात्र खाली हो जाएगा। वह क्रिया कहलाएगी वाष्पीकरण। तो जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है वह गैस के अणु में भी ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वो तो खुले रहते हैं, और द्रव जो रहता है उसमें भी वाष्पीकरण होगा। लेकिन जो द्रव के अणु रहेंगे उसमें आकर्षण बल का मान ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण यह क्रिया होती है और धीमी होगी। जो द्रव के अणु है लगातार गति करते रहते हैं और उसमें क्या पाया जाएगी, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो अगर स्थिर ताप पर, ताप को हम लोग स्थिर रखेंगे और द्रव की जो गतिज ऊर्जा का मान लेंगे, एक स्थिर ताप पे द्रव की गतिज ऊर्जा को देखते हैं कि कितना गति कर रहा है। उसके बाद जो अणुओं की गतिज ऊर्जा की तुलना करेंगे तो सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान एक समान नहीं रहता है, अलग अलग रहेगा। तो जो द्रव के सभी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा निकालेंगे
तो जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी वाष्पन की दर भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो द्रव की सतह से बाहर निकलने के लिए कम ऊर्जा देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वाष्पित होकर के बाहर निकलेंगे। तो ताप में जो वृद्धि होने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और वे सरलता से द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं। माने कि यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो इसके अणुओं में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि अक्रिय अणु सक्रिय हो जाएंगे। अब ये गति करेंगे तो इस सतह को छोड़कर वाष्प बन करके ऊपर निकलते जाएंगे, तो ताप बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का मान भी बढ़ता जाता है। अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो द्रव की प्रकृति, माने कि द्रव के अणुओं के बीच अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, और आकर्षण बल कम है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो जो द्रव की प्रकृति है उस पर भी वाष्पीकरण प्रभावित होता है। दूसरा होता है ताप, जो ताप पे निर्भर करेगा वाष्पीकरण, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिसके कारण गति करने की क्षमता बढ़ेगी और वाष्पित होने की क्षमता भी बढ़ेगी। और ताप को कम करेंगे तो गति करने की क्षमता कम होगी, वाष्पित होने की क्षमता कम होगी और वाष्पीकरण भी कम होगा। तो ताप पर भी जो वाष्पन की प्रकृति है वह निर्भर करती है। अब द्रव की पृष्ठ का सतह, माने वाष्पन क्या है, एक पृष्ठीय घटना है। पृष्ठीय घटना कहने का मतलब है पूरे नीचे से वाष्पित नहीं होगा, जो पृष्ठ पे हो पहले वाष्पित होंगे, उसके बाद ये वाला वाष्पित हो जाएगा तो उसके नीचे वाला पृष्ठ वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो इस सतह से वाष्पित होंगे। उसके बाद ये पूरा वाष्पित हो गए तो ये वाला सतह वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो यहाँ से वाष्पित होंगे। माने कि जो वाष्पन की क्रिया है वो एक पृष्ठीय घटना होती है, और पृष्ठीय घटना होने के कारण वाष्पन जो रहता है अधिक रहता है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा अणु पृष्ठ पे पाए जाएंगे और ज्यादा अणु वाष्पित होंगे। और पृष्ठ की सतह का क्षेत्रफल कम है तो अणुओं की संख्या पृष्ठ पे कम होगी और वाष्पन भी कम होगा। उसके बाद हवा का प्रभाव, जो हवा है वो द्रव की सतह के संपर्क में रहता है, तो जितना तेज हवा बहेगा, यहाँ पे सतह पे कोई कण है, इसमें जोर से हवा ऐसे ऐसे बह रहा है तो इसके कण को अपने साथ बहा करके ले जाएगा। तो हवा का प्रवाह अगर तेज है, ज्यादा हवा बह रहा है, तो इस संपर्क में जो भी अणु आएंगे उनका वाष्पन भी ज्यादा होगा, और प्रवाह अगर हवा का कम है तो वाष्पन का मान भी कम होगा। अब अगला देखते हैं वाष्प दाब। अभी वाष्पन पढ़े हम लोग, वाष्पन में देखे कि अणु जो है वाष्पित होकर के द्रव की सतह से वायुमंडल में जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ये एक बीकर है, इसमें कोई सा भी द्रव लिए हैं, ये उसकी सतह है, यहाँ पे भी अणु पाए जाएंगे। इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ये वाष्पित होगा, वाष्पित होगा तो इसके अणु सतह को छोड़ करके वायुमंडल में आएंगे। वायुमंडल में जाते हैं तो इसको हम लोग एक और पात्र से उल्टा ऐसे पात्र को रख करके इस बर्तन को ढक देते हैं, तो इसका जो वाष्प निकलेगा वो वाष्प यहाँ पर जमा होता जाएगा, जमा होगा। ये अणु इधर निकला है, निकलने के बाद यहाँ पे इकट्ठा होगा, क्योंकि इधर को हम लोग बंद कर दिए हैं, वायुमंडल में नहीं जाने दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब अणु जमा हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, वाष्प के अणु हैं, और यहाँ द्रव का अणु है। तो जो वाष्प के अणु रहेंगे वो यहाँ से अपना प्रेशर डालेंगे, क्योंकि इनको बाहर निकलते नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, अपना प्रेशर कहाँ पे डालेंगे, इस द्रव की सतह पे डालेंगे। तो यही जो प्रेशर डलाएगा वही कहलाता है वाष्प का दाब। प्रेशर माने कि दाब, और ये वाष्प के कण के द्वारा जो दाब डाला जाता है वही कहलाता है वाष्प दाब। तो जो है
प्रत्येक जो वाष्पीकृत अणु है उसका स्थान अगर हम लोग देखेंगे तो बर्तन से ऊपर चला गया, लेकिन वायुमंडल में न जाने के कारण वहीं पे इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के कारण जो वाष्प प्रवस्था रहेगा उसमें एक दाब उत्पन्न होगा। उसी दाब को हम लोग वाष्प दाब बोलते हैं। तो जो वाष्प दाब रहता है, वाष्पन की जो क्रिया रहती है उसमें वाष्पन भी होता है और संघनन भी होता है। माने कि वाष्पित होते रहेंगे अणु, उसके बाद कुछ समय बाद अगर हम लोग ये वाष्प दाब डालेगा, उसके बाद भी अगर इस पात्र को हम लोग नहीं हटाते हैं, ढके रहेंगे, तो क्या होगा, ये सब अणु इसकी सतह पे जा करके ऐसे इकट्ठा होने लगेंगे और इकट्ठा होकर के गैस रूप से फिर से द्रव रूप में आ जाएंगे। और द्रव रूप में आएंगे, पहले वाष्पित हुआ, वाष्पित होने के बाद वाष्प दाब डाला, वाष्प दाब डालने के बाद जब बर्तन को नहीं हटाए तो यहाँ पे ये संघनन की क्रिया हो जाएगी। माने कि ये सभी जो अणु हैं द्रव रूप में फिर से आ जाएंगे और बर्तन की दीवारों पे चिपकने लगेंगे, तो वह क्रिया कहलाएगी संघनन। तो जिस ताप पे वाष्पन की दर और संघनन की दर समान होती है वह स्थिति कहलाती है साम्य अवस्था की स्थिति। तो पहले वाष्पन होता है, फिर वाष्प दाब डालता है, फिर संघनन होता है, और जब वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाएगी तो वह स्थिति साम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। अगर किसी द्रव को एक वायुमंडल दाब पे अगर उसका जो ताप रहेगा, किसी भी द्रव को एक वायुमंडलीय दाब पे हम लोग लेंगे तो उसको उबालने के लिए जो भी ताप लगता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। और जो एक बार दाब पर, और जब दाब का मान एक बार रहेगा, बार इकाई है ना दाब की, एक बार जब दाब रहेगा उस ताप पे जो भी क्वथनांक होगा उसको बोलेंगे मानक क्वथनांक। और जो साम्य अवस्था में अणु दाब डाल रहे हैं तो साम्य अवस्था में भी दाब डालेंगे, तो उस स्थिति में जो वाष्प दाब लगता है उसको बोलते हैं साम्य वाष्प दाब। तो साम्य अवस्था में अगर T और दर, माने कि वाष्पन की दर और संघनन की दर के बीच ग्राफ खींचते हैं तो दोनों की जो गति रहती है समान रहती है, और एक सरल रेखा यहाँ पे ऐसे दोनों आकर के सरल रेखा बनाते हैं और साम्य अवस्था उसी को बोलते हैं। अब हो गया मानक दाब भी देख लिए और क्वथनांक ताप को भी देख लिए। अब आगे देखेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला जो है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति जो है वाष्प दाब को प्रभावित करती है। अगर कोई द्रव आसानी से वाष्पित हो जाता है तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, और अगर कोई द्रव कठिनाई से वाष्पित होता है तो उसके वाष्प दाब का मान कम रहता है। माने कि जिस द्रव के अणु के बीच ज्यादा आकर्षण बल रहेगा वो धीरे धीरे वाष्पित होगा तो वाष्प दाब कम होगा, और अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान कम रहेगा तो जल्दी जल्दी वाष्पित होगा तो वाष्प दाब का मान भी ज्यादा होगा। तो ये हो गया। तो सबसे ज्यादा जो वाष्प दाब रहता है वो ईथर का रहता है। अगर हम लोग वाष्प दाब का ग्राफ देखेंगे, जो ग्राफ रहता है इधर लेंगे हम लोग वाष्प दाब को और इधर लेंगे टेम्परेचर को। यह होगा वाई एक्सिस, यह एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अलग अलग जो द्रव लेंगे उसके लिए वाष्प दाब देखेंगे तो ईथर, एसीटोन, बेंजीन और ये जल, इस प्रकार से उसका ग्राफ मिलता है। और यहाँ पे ये जो है एक वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करेगा, ये वाली रेखा एक एटीएम या फिर एक वायुमंडलीय दाब को। तो ये
उसके बाद है ये एसीटोन का, फिर आता है बेंजीन का, उसके बाद सबसे जो आता है नीचे वो है जल का। तो ईथर का वाष्प पदार्थ सबसे ज्यादा रहेगा तो क्वथनांक का मान कम रहेगा, माने कम ताप पे उबल जाएगा तो ज्यादा वाष्प पदार्थ देगा, इसलिए वो ऊपर है। और सबसे कम वाष्प पदार्थ जल का रहता है, क्योंकि जल के लिए क्वथनांक का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा रहता है, तो इसको उबलने के लिए बहुत ज्यादा ताप देने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण इसके लिए वाष्प पदार्थ का मान इन सबसे कम पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वाष्प पदार्थ पे, वो है ताप का प्रभाव। तो जो ताप का प्रभाव, जैसे जैसे ताप को बढ़ाते हैं वाष्प पदार्थ का मान भी बढ़ते जाता है, पहले ही देख लिए हैं। ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो सतह को जल्दी जल्दी गति करके छोड़ेंगे तो वाष्प का मान बढ़ेगा, वाष्प का मान बढ़ेगा तो वाष्प पदार्थ भी बढ़ेगा। तो इसको समझने के लिए अलग अलग ताप लेंगे, पहले ताप पे वाष्प पदार्थ को नापेंगे और दूसरे ताप पे वाष्प पदार्थ को नापेंगे, और दोनों ताप पे वाष्प पदार्थ की गणना करने के लिए जो क्लासियस क्लेप्रान नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासियस क्लेप्रान समीकरण दिया, जिसके द्वारा अलग अलग ताप पर हम लोग किसी भी द्रव के वाष्प पदार्थ को नाप सकते हैं। तो उसके लिए यह जो समीकरण है वो है log P1/P2 इक्वल टू del H/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। यही है क्लासियस क्लेप्रान समीकरण। ये T1 ताप पे प्रेशर जो रहेगा P1 रहेगा और T2 ताप पे प्रेशर P2 रहेगा। जो डेल H है वह रहेगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और यहाँ पे जो R है वो है गैस नियतांक या फिर गैस स्थिरांक। तो इस समीकरण के द्वारा हम लोग किसी भी गैस के लिए अलग अलग ताप पे उसके वाष्प दाब की गणना कर सकते हैं। अब अगला जो गुण आता है वह है क्वथनांक या फिर क्वथन बिंदु। क्वथनांक का मतलब है उबलना या फिर वाष्पीकरण। लगभग समान क्रिया है, क्योंकि उबलेगा तो वाष्प बनेगा, तो लगभग समान क्रिया होती है, लेकिन वह ताप जिस पे कोई द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाएगा। जिस ताप पे कोई भी द्रव उबलने लगेगा वह उसका क्वथनांक कहलाता है, और क्वथनांक पे जो द्रव का वाष्प दाब रहता है उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर रहेगा। इसलिए हम लोग क्वथनांक को बोल सकते हैं कि क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। और साधारण जो क्वथनांक रहता है वह ताप होता है जिस पर जो द्रव का दाब होता है वह एक वायुमंडलीय या फिर 1 atm के बराबर होता है। अगर देखेंगे तो जल के लिए क्वथनांक का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एथिल अल्कोहल के लिए 76 डिग्री सेंटीग्रेड, और डाई एथिल इथाइल के लिए देखेंगे तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ पे कोई भी द्रव लेंगे एक बीकर में, उसको हम लोग बुनसन बर्नर या फिर किसी भी उष्मा के स्रोत से गर्म करेंगे। ये बुनसन बर्नर है ना, जो प्रयोगशाला में लैब में मिलता है, उससे गर्म करेंगे बीकर को। यहाँ पे डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं, यहाँ पे एक तार की जाली लगाते हैं, जाली के ऊपर बीकर को रखते हैं और गर्म करेंगे। तो यहाँ पे थर्मामीटर लगाएंगे और उसमें रीडिंग लेंगे, तो जिस टेम्परेचर पे यह द्रव उबलने लगेगा उस टेम्परेचर को थर्मामीटर से नोट करेंगे, तो उसका क्या होगा, क्वथनांक होगा। अब आगे देखते हैं पृष्ठ तनाव। अब जो द्रव का एक गुण आता है उसमें आता है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव में पहले समझेंगे, यह है एक द्रव है, एक जग में द्रव भरा हुआ है, तो द्रव में बहुत सारे कण पाए जाएंगे, तो उसके अंदर जो कण पाया जाएगा और सतह में भी कण पाया जाएगा और अंदर भी पाया जाएगा। तो अंदर जो कण पाया जाता है उस पे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह बल काम करेगा। तो
चारों दिशा से समान बल काम करने के कारण यह कण स्थायी रूप से स्थित रहता है, स्थायी होता है। लेकिन सतह पे अगर कोई कण है तो उस पे नीचे की ओर जहां जहां यह कण पानी माने कि जो भी द्रव लिए है उसके संपर्क में रहेगा, उधर ही बल लगेगा। इधर किसी के संपर्क में नहीं है, बस हवा है ऊपर में, तो इधर कोई भी द्रव नहीं है तो ऊपर की ओर इस पे बल नहीं कार्य करेगा, केवल जिधर द्रव है उसी तरफ बल कार्य करेगा। तो यह जो है असंतुलित हो जाएगा और असंतुलन की स्थिति एक प्रकार से टेंशन या तनाव का अनुभव करता है, वही कहलाता है सरफेस टेंशन। यह सरफेस पे या फिर सतह पे उपस्थित है और एक प्रकार से बल या खिंचाव या फिर तनाव का अनुभव कर रहा है, तो वही कहलाएगा सरफेस टेंशन। तो इसको परिभाषा के रूप में देखेंगे तो द्रव सतह की इकाई लंबाई के अनुदिश समकोण पर द्रव की सतह के अनुदिश काम करने वाला स्पर्श रेखीय जो बल होता है वह पृष्ठ तनाव कहलाता है और इसको हम लोग गामा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठ तनाव जो है उसको इस प्रकार से गामा से रिप्रेजेंट करेंगे और गामा एक प्रकार का ग्रीक शब्द होता है। पृष्ठ तनाव उस ऊर्जा या फिर कार्य की माप रहती है जो आयतन के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल रखना चाहिए। माने कि न्यूनतम क्षेत्रफल रखना चाहता है द्रव का सतह, वही ऊर्जा या कार्य की माप पृष्ठ तनाव कहलाता है। और यह सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए जो आंतरिक आकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। सतह के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस आंतरिक आकर्षण के विरुद्ध इसको कार्य करना पड़ता है। अब है पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले कारक आता है इसमें ताप। तो ताप में जब वृद्धि करते हैं या ताप को बढ़ाते हैं तो द्रव का पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। इसका कारण है कि अगर ताप को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो उनके बीच जो आकर्षण बल लगेंगे वो कमजोर हो जाएंगे और गति करने लगेंगे। तो आकर्षण बल कमजोर हो जाता है और गति करने लगते हैं, जिसके कारण जो पृष्ठ तनाव का मान है वो भी कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पे जो पृष्ठ तनाव का मान है पूरा पूरा घट करके 0 के बराबर हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव पर ताप के प्रभाव को बताने के लिए एक समीकरण दिया गया जो था गामा इक्वल टू के टी सी माइनस टी डी अपान एम का घात 2/3। यहाँ पे गामा पृष्ठ तनाव है, टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर क्रांतिक ताप है, टी टेम्परेचर है, डी यहाँ पे घनत्व को प्रदर्शित करेगा और एम उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा और यहाँ पे जो के है वो स्थिरांक रहता है। तो यह समीकरण जिसके द्वारा हम लोग पृष्ठ तनाव निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो कारक है उसको प्रभावित करने वाला वो है द्रव की प्रकृति। तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है अणुओं के बीच उपस्थित आकर्षण बल अंतर आणविक आकर्षण बल पे निर्भर करता है। तो जिन द्रव के लिए आकर्षण बल या अंतर आणविक आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा उसमें पृष्ठ तनाव भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाएगा पृष्ठ तनाव उतना ही ज्यादा रहेगा और उसका मान कम होगा तो पृष्ठ तनाव का मान भी कम होता है। अब पृष्ठ तनाव के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि पहला जो द्रव रहता है उसकी बूंद का आकार गोलाकार होता है। गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव ही होता है। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव जो है अपने सतह के क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है। अपना क्षेत्रफल कम करने के लिए किसी भी द्रव में सतह का क्षेत्रफल कम करने के चक्कर में उसका आकार अंदर की ओर ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा और सतह के सब अणु को अंदर की ओर खींच करके गोलाकार आकृति बना लेता है। दूसरा है केश नली में द्रव का चढ़ना। कोई सा भी पतली केश नली लेंगे
केस नली माने कि केस नली माने एक टब लिए हैं, इसमें पानी लेते हैं या फिर लिक्विड लेते हैं द्रव। अगर इस पे केस नली को ऐसे, ये केस नली है माने एकदम पतली सी नली केस नली कहलाती है। इसको अगर इस प्रकार से उल्टा लगा देंगे इसमें, तो इसके अंदर ये जो दीवार है इसमें ये द्रव इसमें चढ़ने लगता है धीरे धीरे करके। तो कहाँ तक द्रव को चढ़ा उसकी ऊंचाई को हम लोग एच या फिर हाइट से प्रदर्शित करेंगे। तो जो है केस नली में जब डुबाया जाता है जल में, तो केस नली के ऊपर द्रव चढ़ने लगता है और सतह वाले जो अणुओं का अंदर की ओर लगने वाला बल, माने कि यहाँ पे ये सतह है और ये सतह है, तो ये सतह पे जो भी कण पाए जाएंगे ये अंदर की ओर बल लगाएंगे, ये भी अंदर की ओर बल लगाएंगे, जिसके कारण इस बल के कारण यहाँ पे जो भी अणु रहेंगे ऊपर की ओर ढकेलाएंगे और ढकेलने के कारण ही इसमें जो जल है ऊपर चढ़ने लगता है। और इसी प्रकार से जो पौधा रहेगा उसकी जड़ से भी भूमि के अंदर का जो जल है पौधे की पत्ती तक पहुंचता है और उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में संपन्न होती। अब उसके बाद है द्रव की सतह। तो द्रव जो रहेगा वहां पे द्रव की सतह को देखेंगे तो किसी किसी पात्र में अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है और किसी किसी पात्र में देखेंगे तो उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो घटना होती है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। और इसमें इसको बोलेंगे उत्तल सतह और इसको बोलेंगे अवतल। माने कि ये सतह है उससे नीचे है, नीचे माने कि अवतल, और यहाँ पे बराबर है तो उत्तर माने ऊपर माने कि उत्तर। तो ये हो जाएगा उत्तल और ये हो जाएगा अवतल सतह। तो उसमें जो द्रवों की सतह जिसमें नीचे रहेगा उसमें इनके अणुओं के बीच सहसंजक बल का मान ज्यादा रहेगा। सहसंजक बल और असंजक बल के से मतलब है समान अणुओं के बीच जो भी बल लगता है वह सहसंजक बल रहता है और अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है। तो जब विभिन्न अणुओं के बीच कार्य करता है उसको असंजक बल बोलते हैं। तो जब पानी को कांच के पात्र में लेते हैं, यहाँ पे पानी को लेंगे कांच के, ये कांच का बर्तन है, इसमें पानी को भरेंगे। तो पानी को भरने के लिए भरते हैं तो पानी के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो असंजक बल रहता है, अणुओं के बीच कार्य करने वाले जो सहसंजक बल है उसके मान से ज्यादा होगा। ये कांच का बर्तन है, इसमें पानी को भरे हैं, तो पानी के अणुओं के बीच क्या काम करेगा, सहसंजक बल। केवल पानी के अणु के बीच, यहाँ पे जो पानी है उसके बीच सहसंजक बल काम करेगा और इस बर्तन और पानी, ये बर्तन के बीच और पानी के बीच यहाँ पे असंजक बल काम करता है। तो जब असंजक बल का मान ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से है पानी, तो ये सब पानी और इसके बीच बल काम करेगा। तो ये जो सतह है इन दोनों में आकर्षण होगा, यहाँ पे भी आकर्षण, यहाँ पे भी आकर्षण। तो ये जो सीधी सतह थी वो ऐसे झुकी हुई अवतल रूप में हो जाती है। तो जब असंजक बल का मान ज्यादा रहता है तो अवतल सतह बनता है और जब असंजक बल का मान कम रहेगा तो उत्तल सतह बनता है। तो पानी या वाटर जो रहता है उसके लिए अवतल सतह बनेगा और मरकरी के लिए, या फिर मरकरी को Hg लिखते हैं, इसके लिए उत्तल सतह बनता है। अब अगला देखते हैं हम लोग श्यानता। तो श्यानता का मान है, द्रव का ही एक गुण है श्यानता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी का मतलब है
हर जो लिक्विड रहता है उसमें फ्लो करने का कैरेक्टर पाया जाता है, माने कि किसी भी द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। और कुछ जो द्रव रहते हैं बहुत तेजी के साथ बहते हैं, लेकिन जो कुछ द्रव रहते हैं धीरे धीरे बहते हैं। तो हर द्रव का जो बहने का गुण होता है उसमें अंतर पाया जाता है। तो वही जो अंतर रहती है श्यानता या फिर विस्कासिता बोलते हैं उसी के कारण होती है। जब श्यानता या विस्कासिता का मान ज़्यादा होगा तो वह द्रव धीरे धीरे बहेगा, और श्यानता या विस्कासिता का मान कम होने पे द्रव तेजी से बहता है, माने कि गाढ़ापन जो पाया जाएगा वो धीरे बहेगा और जो पतला द्रव रहेगा वो जल्दी जल्दी बहेगा। तो श्यानता या विस्कासिता जो रहता है द्रव के प्रवाह माने कि उसके बहने में बाधा का काम करता है या फिर प्रतिरोध का काम करता है। और श्यानता जो है अणु के अंतर आणविक बल से प्रभावित होता है और संबंधित होता है। तो द्रव के बहने के लिए जो भी बाधा या प्रतिरोध काम करता है वही कहलाता है श्यानता या फिर विस्कासिता। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इकाई दूरी पर स्थित दो समांतर परतों जिसमें प्रत्येक परत का जो क्षेत्रफल रहता है 1 वर्ग सेंटीमीटर रहता है, उसके प्रवाह में अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का वेगांतर बनाए रखने के लिए जो भी बल वहाँ पे कार्य करेगा उसको विस्कासिता गुणांक कहते हैं। और विस्कासिता गुणांक के लिए समीकरण निकालते हैं, और जो श्यानता रहता है उसको ईटा से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे ये कोई भी द्रव है, द्रव का 3 परत है अलग अलग, उसमें ये पहले परत, ये दूसरा परत और तीसरा परत, दोनों परतों की जो बीच की दूरी है एक सा रहेगा। और पहले परत जब बहेगा तो उसके लिए वेग का मान u सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इनके बीच की जो दूरी है एक सा लेंगे। तो इसके लिए जब विस्कासिता गुणांक या श्यानता गुणांक निकालेंगे तो F अनुक्रमानुपाती होता है AU/x के। A बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल है, U बराबर उसके बहने का वेग है, और x जो है उसमें परतों के बीच की दूरी है, और F होता है यहाँ पे विस्कासिता गुणांक। अगर यहाँ पे समानुपाती के स्थिरांक को हटाएंगे तो यह हो जाएगा F बराबर ईटा AU/x। यहाँ पे जो ईटा है वो श्यानता या फिर विस्कासिता है जो समानुपाती के स्थिरांक को हटाने पे आया है। तो इस प्रकार श्यानता गुणांक जो ईटा रहता है उसकी SI इकाई NS, ईटा की जो SI इकाई है वो हो जाता है न्यूटन सेकेंड m/2, न्यूटन सेकेंड मीटर -2। ये हो जाता है ईटा या फिर श्यानता गुणांक की SI इकाई या अंतरराष्ट्रीय इकाई। उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है उसको पास्कल से भी प्रदर्शित करेंगे। अगर उसको CGS पद्धति में देखेंगे तो अगर जब इसका मान पास्कल रहता है तो उसको PAS से प्रदर्शित करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद देखते हैं श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला आता है अंतर अणु आकर्षण बल। तो जितना ज़्यादा आकर्षण बल अणुओं के बीच में पाया जाएगा तो उसकी श्यानता उतनी ही ज़्यादा रहेगी, और उसके बहने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध वहाँ पे प्रदर्शित होगा। और जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वह अणु जब बहेंगे तो आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा, तो मार्ग में ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी, माने कि जितना ज़्यादा आकर्षण बल रहेगा बाधा का मान उतना ही ज़्यादा होता है।
तो उसके लिए श्यानता का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा देखते हैं अणु भार। तो अणु भार जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जो अणुओं की श्यानता का मान भी बढ़ता जाता है। तीसरा है अणुओं की संरचना। तो जो छोटे अणु रहेंगे और समान आकार के जो अणु रहेंगे, उनकी तुलना में जो असमान अणु रहते हैं, असममित रूप से जो अणु पाए जाएंगे या फिर जिनकी संरचना असममित रहेगी, उन द्रवों में जो श्यानता का मान है अधिक पाया जाएगा। माने असममित रूप से जो संरचना पाई जाएगी उसमें ज़्यादा श्यानता रहेगा और सममित संरचना वाले में श्यानता का मान कम रहता है। उसके बाद आता है ताप। तो किसी भी द्रव का जो श्यानता रहता है, ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ जाता है, क्योंकि ताप को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके भी जो आकर्षण बल है उसका मान कम हो जाएगा और अणु जो है तेजी के साथ गति करेंगे, तो ताप को बढ़ाने पे श्यानता का मान कम होते जाता है। शुरू में बढ़ जाता है बोल डाली थी, लेकिन ताप बढ़ाएंगे तो एक्टिव हो जाएंगे हर अणु गति करेगा तो बहने का गुण बढ़ेगा, माने कि कम बाधा आएगी और श्यानता का मान कम हो जाएगा। उसके बाद दाब। तो जैसे जैसे दाब को बढ़ाएंगे तो एक ही आयतन में जब दाब को बढ़ाया जाता है तो अणु दूर दूर रहेंगे और पास पास आएंगे तो टक्कर ज़्यादा होगी तो उसमें बहने के लिए ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगा, तो श्यानता का मान जो है बढ़ जाएगा। माने कि दाब को जब बढ़ाएंगे तो श्यानता का मान भी बढ़ जाता है, माने बाधा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि टक्कर का मान भी ज़्यादा रहता है। तो अधिक दाब बढ़ाने पे एक स्थिति आएगी जब दाब बढ़ाने पे श्यानता का मान बढ़ेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दाब को बढ़ा देंगे तो श्यानता का मान फिर से घटने लगता है। उसके बाद है द्रव की प्रकृति। तो द्रव के अणुओं के बीच जितना ज़्यादा आकर्षण बल पाया जाएगा, श्यानता उतनी ही ज़्यादा होगी, और उसमें अगर आकर्षण बल कम है तो श्यानता का मान कम होगा। अणुओं के बीच श्रृंखला में वृद्धि होने पर श्यानता का मान भी बढ़ता जाता है। माने जितना ज़्यादा जटिल श्रृंखला बनाएंगे उतनी ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी, तो उतना ज़्यादा श्यानता का मान बढ़ेगा। और श्यानता गुणांक का मान ईटा रहता है, जिसका हम लोग प्रयोग द्वारा किसी भी द्रव के लिए श्यानता गुणांक का प्रयोग विधि से गणना कर सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग गैस और द्रव के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद इसमें से कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। उसके बाद अगली क्लास में शुरू करेंगे हम लोग अध्याय 6, जिसमें रासायनिक ऊष्मागतिकी के बारे में दिया हुआ है। अभी के लिए बस यहीं तक।